नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन टॉप प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय राजनीति विज्ञान से जुड़ा विषय है, जिसको एक खास निगाह से देखने पर समाज से जुड़ा विषय भी हम कह सकते हैं। ये विषय है समान नागरिक संहिता से संबंधित, अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस विषय से संबंधित मैंने पिछले 2-3 दिनों में अच्छा खासा पठन किया है, तो उस सब का सार मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगा और ये पूर्ण विश्वास भी है कि यह आपके जो इस विषय से संबंधित जो भ्रांतियां हैं उनको दूर भी करेगा और एक अच्छी खासी इस विषय से संबंधित आपकी पकड़ भी मौजूद करेगा, जो कि एक भारतीय आम जनमानस के लिए निगाह से देखने पर जरूरी भी हो जाता है। तो हम बढ़ते हैं समान नागरिक संहिता पर। तो समान नागरिक संहिता एक तरीके से देखा जाए तो सियासी और समाजी दोनों स्तर पर माहौल को गर्म करती हुई नजर आ रही है। एक और जहां देश की बहुसंख्यक जो आबादी है वो समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहती है, तो दूसरी ओर अल्पसंख्यक वर्ग जो इसका विरोध करता नजर आ रहा है। इसी के मद्देनजर जहां इस मुद्दे को हर चुनावी साल में इस मुद्दे से संबंधित राजनीति होती है, लेकिन जब भी चुनाव हो गए तो इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल देने की रिवायत चल पड़ी है। इसमें कोई शक नहीं कि समान नागरिक संहिता महिलाओं को समान अधिकार मिलने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और महिलाओं के लिए ये रेगिस्तान में नखलिस्तान से कम नहीं होगा। लेकिन इस संहिता को लागू करने में कदम कदम पर जो चुनौतियां हैं वो भी कम नहीं है। एक तरफ जहां अल्पसंख्यक समुदाय अनुच्छेद 25 का हनन कह के इसका विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जो इसके समर्थक हैं अर्थात जो झंडा बरदार लोग हैं वो समान नागरिक संहिता की कमी को अनुच्छेद 14 का अपमान भी कह रहे हैं। लिहाजा सवाल उठता है कि क्या सांस्कृतिक विविधता से इस हद तक हम समझौता कर सकते हैं कि समानता के प्रति इतना आग्रह क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बन जाए? क्या एक एकीकृत राष्ट्र को समानता की इतनी जरूरत है कि हम विविधता की खूबसूरती की परवाह ना करें? दूसरी तरफ सवाल यह भी उठता है कि अगर हम सदियों से अनेकता में एकता का नारा लगाते आ रहे हैं तो कानून में भी एक रूपता क्यों नहीं स्थापित हो? क्या एक संविधान वाले इस देश में लोगों के निजी मामलों में भी एक कानून नहीं होना चाहिए? सवाल है कि अब तक समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोशिश संजीदगी से नहीं हुई है, तो इसके पीछे अल्पसंख्यकों की चिंता तो नहीं है? या फिर ये यकीन कर लिया जाए कि हमारे सियासतदां भी समझते हैं कि धर्म और कानून के घालमेल को इस बहुसंस्कृति वाले देश में मिलाना बेहतर संदेश नहीं होगा? ऐसे में वक्त का तकाजा है कि देश की जनता को इन सवालों के जवाब मिले। तो अब हम समझते हैं कि समान नागरिक संहिता बेसिकली है क्या। देखो, समान नागरिक संहिता से हमारा आशय है कि एक तरीके से जो नागरिकों के जो कानून हैं उनमें एक तरीके से समानता स्थापित करने की बात होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कानूनी अर्थात जो फौजदारी मामले हैं उसमें सभी धर्मों के लोगों का समान रूप से जो न्यायिक उपचार होता है, किंतु जो सिविल मामले होते हैं जैसे गोद लेना है, दत्तक पुत्र से संबंधित है, संपत्ति से संबंधित है, उत्तराधिकार से संबंधित है, तलाक से संबंधित है, ये जो विशेष सिविल मामले हैं इनमें प्रत्येक धर्म के अपने अपने जो सिविल लॉज हैं उनके अनुसार या जो पर्सनल लॉ है उनके अनुसार जो है वो मतलब न्यायी प्रक्रिया संचालित होती है। तो इसी सिविल मामलों को एक रूपता स्थापित करने के लिए हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। तो समान नागरिक संहिता में देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होता है, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति का क्यों नहीं हो। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि संविधान में जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें अनुच्छेद 44 का जो उल्लेख किया गया है और उसका संबंध ही समान नागरिक संहिता से है, जिसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो समान नागरिक संहिता में जो शादी, तलाक, जो जमीन जायदाद के जो बंटवारे हैं, इन सभी में सभी धर्मों के मामले जो है एक ही कानून से लागू हो, यही बात जो है समान नागरिक संहिता कहती है। इस समय देश में कई धर्म के लोग विवाह, संपत्ति और गोद लेने में जो अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं, मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का अपना अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। तो इस संबंध में विधि आयोग की भी कुछ गाइडलाइन है, हम उनका भी देखेंगे। उससे पहले मैं बात कर देता हूँ कि विधि आयोग से पूर्व में जो समान नागरिक संहिता है उसके पक्ष और विपक्ष में तर्कों का विश्लेषण करूंगा।
संविधान निर्माण के बाद से ही समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग उठती रही है, लेकिन जितनी बार मांग उठी है उतनी ही बार इसका विरोध भी हुआ है। समान नागरिक संहिता के हिमायती ये मानते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकों के कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, तो अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान में भारतीय जो नागरिक हैं उनके लिए धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। तो अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए तथा जो निजता के संरक्षण के लिए जरूरी माना गया है। लेकिन महिलाओं के मामले में इन अधिकारों का लगातार हनन होता रहा है। बात चाहे 3 तलाक की हो, मंदिर में प्रवेश को लेकर हो या शादी विवाह की हो या महिलाओं की आज़ादी से जुड़ा कोई विषय हो, उसमें महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता रहा है। इससे न केवल लैंगिक समानता को खतरा है बल्कि सामाजिक समानता भी सवालों के घेरे में है। जाहिर है ये सारी प्रणालियां संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है, लिहाजा समान नागरिक संहिता के झंडा बरदार इसे संविधान का उल्लंघन बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम समाज समान नागरिक संहिता का जबरदस्त विरोध कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए कह रहा है कि संविधान ने देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। तो ऐसे में जो है वो इसके समान जो कानून को स्थापित मतलब एक तरीके से करना ये संविधान का खिलवाड़ होगा। मुस्लिमों के मुताबिक उनके निजी कानून उनकी धार्मिक आस्था पर आधारित है, इसलिए समान नागरिक संहिता को लागू करना उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप होगा। मुस्लिम विद्वानों के मुताबिक शरिया कानून 1400 साल पुराना है, क्योंकि ये कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है, लिहाजा यह उनकी आस्था का विषय है। मुस्लिमों की चिंता है कि 6 दशक पहले उन्हें मिली धार्मिक जो आज़ादी है धीरे धीरे उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि यह रस्साकसी कई दशकों से चल रही है। अब हम जानेंगे जो समान नागरिक संहिता उसमें चुनौतियां क्या क्या आ रही है। तो दरअसल समान नागरिक संहिता को लागू करने की पुरजोर मांग उठने के बाद भी अब तक इसे लागू नहीं किया गया। कई मौके ऐसे आए हैं जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी समान नागरिक संहिता लागू न करने पर नाखुशी जताई है। 1985 में शाहबानो केस हो या 1995 का सरला मुदगल मामला, सुप्रीम कोर्ट द्वारा समान नागरिक संहिता पर टिप्पणी से भी इस मुद्दे ने जोर पकड़ा है। जबकि थोड़े समय पहले ही 3 तलाक पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है उसके बाद से इस मुद्दे को हवा मिली। लेकिन सवाल है कि इस मसले पर अब तक कोई ठोस पहल क्यों नहीं हो सकी है। दरअसल भारत एक बहुल संस्कृति वाला देश है और ये सबसे बड़ी चुनौती है इस समान नागरिक संहिता के मार्ग में। हिंदू धर्म में विवाह को जहाँ एक संस्कार माना जाता है, वहीं इस्लाम में इसे एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ईसाइयों और पारसियों के रीति रिवाज भी अलग अलग हैं, लिहाजा व्यापक सांस्कृतिक विविधता के कारण निजी मामलों में एक समान राय बनना व्यवहारिक रूप से बेहद मुश्किल है। दूसरी समस्या है कि अल्पसंख्यक विशेषकर जो मुसलमानों की एक बड़ी आबादी समान नागरिक संहिता को उनकी धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन मानती है। जाहिर है एक बड़ी आबादी की मांग को नकार कर कोई कानून अमल में नहीं लाया जा सकता। तीसरी समस्या यह है कि अगर समान नागरिक संहिता को लागू करने का फैसला ले लिया जाता है तो इसे समग्र रूप देना कतई आसान नहीं होगा। इसके लिए कोर्ट को निजी मामलों से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। विवाह, तलाक, पुनर्विवाह या जो गोद लेने से संबंधित जो भी सिविल मामले हैं उन मसलों पर किसी मजहब की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना कानून बनाना आसान नहीं होगा। सिर्फ शरिया कानून 1937 ही नहीं बल्कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और जो पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है 1936 में भी सुधार की आवश्यकता है। मुश्किल सिर्फ इतनी भर नहीं है, मुश्किल यह भी है कि देश के अलग अलग हिस्से में एक ही मजहब के लोगों के रीति रिवाज अलग अलग हैं। मौजूदा वक्त में गोवा अकेला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है और हाल ही में जो उत्तराखंड सरकार के प्रयास भी इस से जुड़े हैं। जाहिर है इसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए होंगे, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि दूसरे राज्यों में भी अगर कोशिश की जाती है तो इसे लागू करना मुमकिन हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जाहिर है एक दल को अगर वोट बैंक के खिसक जाने का डर है तो दूसरे को वोट बैंक में सेंध लगाने का फिक्र है। दरअसल सियासी दलों को यह डर बहुत ही पुराना है। जब 1948 में हिंदू कोड बिल संविधान में लाया गया तब देश भर में इस बिल का जबरदस्त विरोध हुआ। बिल को हिंदू संस्कृति और धर्म पर हमला करार दिया था।
सरकार इस कदर दबाव में आ गई कि तत्कालीन कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वो कानून मंत्री थे। और यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर जोखिम नहीं लेना चाहता। हालांकि एक पक्ष यहाँ पर जो जनजातियों से जुड़ा विषय भी है, क्योंकि अगर समान नागरिक संहिता की बात की जाती है, चूंकि जनजातियों की अपनी अलग से संस्कृति है, उनकी अलग से सभ्यता है, तो उन पर भी ये भी मतलब जो इनके विरोध में तर्क उठाया जाता है। जबकि पक्ष में सबसे बड़ा तर्क अगर उठाएं तो वो ये है कि आज जो न्यायालयों में लाखों की संख्या में जो केस पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है? क्योंकि आज अगर किसी एक विशेष धर्म का निर्णय लेना है तो उस धर्म के संबंधित जो पर्सनल लॉ है उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है। जबकि अगर समरूपता होगी, समान नागरिक संहिता होगी, तो उन सभी का जो एक ही जो आधार रहेगा। तो इस हिसाब से मामले बहुत ज़्यादा पेंडिंग भी हैं। तो पक्ष वाले का ये तर्क है, और विपक्ष वालों का सबसे बड़ा तर्क एक ये भी है कि मतलब ये जो अनुच्छेद 25 जो है भारतीय संविधान का, उस पर ये एक तरीके से मतलब बाध्यता, ये मैं कहूँ कि उसका उल्लंघन है। आगे की राह या निष्कर्ष की बात करें तो दरअसल भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की स्थापना की वकालत करता है। ऐसे में आपराधिक मामलों में जब सभी समुदाय के लिए एक समान कानून का पालन होता है, तब सिविल मामलों में अलग कानून पर सवाल उठना लाजमी है। समझना होगा कि निजी कानूनों में सुधार के अभाव में न तो महिलाओं की हालत बेहतर हो पाएगी, न तो महिलाओं की हालत बेहतर हो पा रही है, और न ही उन्हें सम्मानपूर्वक जीने का अवसर मिल पा रहा है। दरअसल सबसे बड़ी आज़ादी तो उन मुस्लिम महिलाओं को मिल सकेगी जो बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं का विरोध करती रही हैं। इससे न केवल समानता जैसे संवैधानिक अधिकार को अमली जामा पहनाया जा सकेगा, बल्कि समाज सुधार जैसी पहलें भी कामयाब हो सकेगी। समझना होगा कि जब हर भारतीय का एक समान कानून लागू होगा तो देश के सियासी दल वोट बैंक वाली सियासत भी नहीं कर सकेंगे, और भावनाओं को भड़काकर जो वोट बैंक की जो रिवायत है उस पर लगाम लग सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ विधि आयोग की सलाह और अल्पसंख्यकों की चिंता पर भी हमें गौर करना होगा। जब संविधान में जिक्र होने के बावजूद विधि आयोग जैसी संस्था समान नागरिक संहिता को जरूरी नहीं मानती, तो यकीनन इसमें देश की विविधता को महफूज करने की नीयत होगी। आयोग ने अगर समान नागरिक संहिता लाने से पहले जो निजी कानूनों में सुधार की बात कही है, तो यकीनन आयोग चाहता है कि कड़ी दर कड़ी कानून बनाकर सुधार की ओर बढ़ा जाए। समझना होगा कि मुस्लिमों के पर्सनल लॉ का जो 1400 साल पुराना होने का अर्थ है आस्था का लंबा इतिहास होना। जाहिर है इसे एक झटके में समान नागरिक संहिता लागू कर खत्म नहीं किया जा सकता। अमूमन भारत के सभी निजी कानून आस्था पर आधारित हैं, और उनमें सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक तब्दीली की आवाज़ धर्म विशेष के अंदर से नहीं आ सकती। हमें समझना होगा कि अगर राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उसका उन्मूलन करने का जो तब कामयाब हुए जब उन्हें अपने धर्म के भीतर की कुरीतियों की फिक्र थी। लिहाजा धर्म के रहनुमाओं को ईमानदारी से पहल करने की ज़रूरत है। हमें यह भी समझना होगा कि भारत जैसे देश में संस्कृति की बहुलता होने से न केवल निजी कानूनों में बल्कि रहन सहन से लेकर खान पान तक की जो विविधता देखी जाती है, और यही विविधता इस देश की खूबसूरती है, क्योंकि विविधता में एकता का देश हमारा माना जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि देश को समान कानून में पिरोने की पहल अधिकतम सर्वसम्मति की राय अपना कर की जाए। ऐसी कोशिशों से बचने की जरूरत है जो समाज को ध्रुवीकरण की राह पर ले जाए और सामाजिक सौहार्द के लिए चुनौती पैदा करे। आशा करता हूँ यह विषय आपको अच्छा लगा होगा, और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं इस विषय से जुड़ी जो आपकी जानकारी है वो जरूर प्रबुद्ध हुई होगी, जरूर बढ़ी होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।